टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल पाने वाले सभी खिलाड़ियों का आज शाम 6:30 बजे दिल्ली में सम्मान होगा। टोक्यो से आज नीरज चोपड़ा और दूसरे खिलाड़ी लौट रहे हैं। नीरज एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके बाद सभी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाले सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से रूबरू होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो मेडल जीतकर बहुत खुश हैं। नीरज ने कहा कि देश के लोगों का गोल्ड मेडल का इंतजार अब खत्म हुआ। नीरज ने गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया और उन्हें बेहतरीन एथलीट बताया। नीरज, कांग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ा दिन था आपके लिए, बहुत बड़ा दिन था इंडिया के लिए। वो मोमेंट कैसा था जब आप पोडियम पे सबसे ऊपर थे और नेशनल एंथम बज रहा था? थैंक यू जी, सबसे पहले तो आपको। और वो उसको तो मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक फीलिंग थी। वो मैं ऐसा फील कर रहा था, वो मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरे हिसाब से कुछ थोड़ा सा इंडिया में जितने लोग देख रहे थे उन्होंने भी फील किया होगा कि यहाँ पे बाहर अपना नेशनल एंथम बज रहा था ओलंपिक स्टेडियम में। तो वो एक सबसे अलग फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी प्रॉब्लम्स आई बीच में और जो भी दिक्कतें रही, वो बस कल खत्म हो गई थी मेडल मिलने के बाद और नेशनल एंथम बजने के बाद। तो वो एक बहुत ही अच्छी और अलग फीलिंग थी। जी बिल्कुल। आपको रियलाइज हो रहा है आपने क्या अचीव किया है? इंडिया का पहला एथलेटिक्स मेडल और वो भी गोल्ड। बिल्कुल ऐसा, मतलब बीच में कई बार तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फाइनली जब गोल्ड को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ किया है देश के लिए। दिखाइए ना अपना गोल्ड। आपके पास है अपना गोल्ड? जी 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 बिल्कुल। कैसी रही आपकी रात? अपने गोल्ड मेडल के साथ आप सोए? हाँ, मेरे साथ में रखा था गोल्ड मेडल, तो पास में बिल्कुल मेरे तकिए के पास, तो ऐसे ही सोया मैं इसको रख के। आपको बहुत चैन की नींद आई या नींद बिल्कुल नहीं आई कल? नहीं, नींद आई, क्योंकि थकावट भी होती है गेम के बाद। जी जी। हाँ जी, तो काफी थकावट थी और काफी लेट मैं आया था यहाँ पे। तो मैं शायद 4-5 बजे सोया और फिर सुबह जल्दी उठ गई। तो मेरी नींद बहुत ही कम हुई आज की, और फिर कल का थका हुआ भी था। पर मैं खुश हूँ कि ये मैंने मेडल जीता है, और ये जो खुशी मिली है अपने पूरे देश को। तो कोई बात नहीं, ये थोड़े दिन का ये दिक्कत सह लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, आपने तो बहुत मेहनत करी है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये पूरा कैंपेन जो आपका रहा है ओलंपिक्स में, इट वाज नियर फ्लॉलेस कैंपेन। क्वालिफिकेशन से लेके फाइनल तक ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी बिल्कुल टॉप फॉर्म पे हैं। तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि सिर्फ आपने गोल्ड जीता ही नहीं है, बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीता है। क्वालिफिकेशन में आपने एक ही थ्रो में टॉप कर लिया था और फाइनल में आपने पहले 2 थ्रोज में ही बाकी सबको पीछे छोड़ दिया था। तो आप बहुत खुश होंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन राउंड में मैंने थ्रो की थी, उस थ्रो के बाद काफी कॉन्फिडेंस आया था कि फाइनल काफी अच्छा रहेगा। और मुझे लग रहा था कि मैं पर्सनल बेस्ट तक करूंगा फाइनल में। वो पता नहीं कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम रही है या कैसे, पर जो भी थ्रो लगे मैं उससे खुश हूँ, क्योंकि उस थ्रो की वजह से हमने गोल्ड जीता है। तो और होपफुली आगे मेरे पास टाइम है तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूंगा पक्का। तो पहले 2 थ्रोज के बारे में बताइए। क्या आपने स्पेसिफिकली टारगेट किया था कि मैं अपनी पहले 2-3 थ्रोज में ही अपना सबसे बेस्ट दे दूं, ताकि मेरे ऊपर से प्रेशर हट जाए, दूसरों के ऊपर प्रेशर आ जाए? बिल्कुल, ये जाने से पहले हमारे मन में पहले से ही था कि बस जाते ही अब पहली थ्रो से ही अपना पूरा 100% देना है और पहली थ्रो से ही कंपटीशन को ऊपर उठा के चलना है। तो मैंने पहला ही थ्रो अपना पूरा अच्छे से कोशिश की थी और वो काफी अच्छी थ्रो गई, 87+। उसके बाद सेकंड थ्रो काफी बढ़िया थी, बल्कि मुझे तो लग रहा था कि मेरी पर्सनल बेस्ट हो गया, लेकिन वो पता नहीं क्या दिक्कत रही या फिर क्या, मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया था। जी जी। तो काफी अच्छी थ्रो थी। हाँ जी। नहीं, आपका सेकंड थ्रो जब आपने फेंका उसके बाद ही आपने हाथ ऊपर कर लिए थे, तो आपका रिएक्शन देख के लग रहा था कि आपको लग रहा है कि ये बेस्ट थ्रो हुई है। हाँ जी, पर हाँ बिल्कुल, इस कल वाली थ्रो में सबसे बेस्ट थी वो। हाँ। और काफी अच्छा लगा। तो आपको कुछ नर्वसनेस थी बिल्कुल भी, क्योंकि आप वो जो जर्मन के योहानिस वेटर हैं उनके खिलाफ खेल रहे थे, उन्होंने 97 मारा हुआ है,
तो और उन्होंने फाइनल से पहले बोला भी था कि नीरज चाहे क्वालिफिकेशन में टॉप कर गया हो लेकिन मुझे फाइनल में नहीं हरा सकता। आपके बीच में वो बैंटर हो रहा था, वो आपको साइड करने की कोशिश कर रहे थे, तो फाइनल से पहले क्या फीलिंग थी? नहीं, मैं पहले भी यही बोलता था और अभी भी, चाहे सामने कितना भी बड़ा कंपटीटर हो, हमारा गेम ऐसा है कि हमको खुद के साथ कंपटीशन करना है। मतलब हम सभी के साथ जितने भी जेवलिन थ्रोअर होते हैं फाइनल में, मान लो 12 हमारे मतलब क्वालिफिकेशन राउंड से 12 जेवलिन थ्रोअर को छांटा गया था, तो हम 12 लोग खेलते हैं लेकिन हमारा लड़ाई खुद से होती है, हमको खुद का बेस्ट करना होता है। तो हमारा इवेंट ऐसा है कि हमको खुद पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल वो एक बहुत अच्छे थ्रोअर हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं और बहुत ही अच्छे उन्होंने थ्रो किया। इस साल बहुत अच्छी सीरीज रही है। मुझे पता था कि वो बिल्कुल थ्रो लगा सकते हैं और बहुत अच्छे थ्रोअर हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा फोकस अपने ऊपर था और मैं सोच रहा था कि मुझे अपना रिजल्ट अच्छा देना है और बाकी सब अपना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अपने ऊपर फोकस किया और बस अभी फिर जो भी है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अभी अपने पास गोल्ड मेडल है। और जी आपने अपनी विन ये मिल्खा सिंह को डेडिकेट की, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि उनका एक बहुत बड़ा सपना था ये, और मिल्खा सिंह जी के साथ साथ पीटी उषा मैम हैं और जो भी इंडियन एथलेटिक्स के काफी अच्छे हमारे प्लेयर रहे हैं, एथलीट रहे हैं, जिनका एक सपना था कि ओलंपिक मेडल हमारे देश का हो और अगर नेशनल एंथम बजे तो वो तो एक अलग ही बात होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका भी एक मन में कहीं ना कहीं ऐसे रह गया था कि यार हमारा मेडल नहीं आ पाया कि, और मुझे लगता है कि जो ये मेडल आया है इससे उनको बहुत ज्यादा खुशी मिली होगी। बस दुख इस बात का कि मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में नहीं है अभी, लेकिन जो भी है वो, जो भी अगर मान लो अगर सब बोलते हैं कि ऊपर से देख रहे हैं, तो अगर वो सच में ऊपर से देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे आज इस मेडल को देख के। जी वो भी बहुत खुश हैं, पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, सारे एथलेटिक्स के हमारे चैंपियन, पूरे हमारे देश के सारे खिलाड़ी बहुत खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको 2019 में इंजरी हुई थी, आपकी सर्जरी भी हुई थी, इतनी जल्दी आपने कैसे बाउंस बैक किया कि आप एकदम टॉप परफॉर्मेंस पे आ गए? जी बाउंस बैक ऐसे जल्दी तो नहीं है, एक पूरा साल तो मेरा बीच में वेस्ट हो गया था। मतलब 2019 है मेरा, मैं कुछ नहीं खेला उसमें, तो एक साल लगा रिकवर होने में। और इंजरी काफी मेन टूर्नामेंट थे, मेन कंपटीशन थे उस साल, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, एशियन चैंपियनशिप थी, डायमंड लीग थी, तो वो साल पूरा इंजरी की वजह से गया। लेकिन काफी टाइम मिल गया मुझे रिकवरी करने के लिए। फिर 2020 में जब वापसी हुई तो वो काफी अच्छी हुई। पहले कंपटीशन में मैंने ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। तो वो वही है कि वो जो मेरा रिहैब चल रहा था और जो भी बीच में इंजरी के बाद का जो टाइम रहा, वो बहुत फोकस रह के और बहुत मतलब डेडिकेशन से अपनी ट्रेनिंग की और अपने जो भी वीक पॉइंट थे, जो ऐसा बॉडी में ऐसा लगता था कि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ, तो हमने उन पे काम किया और इसीलिए अच्छे से कमबैक हो पाया। जो टाइम मिला था बीच में इंजरी के बाद, हमको उसका एक सही तरह से फायदा उठाया और अपनी अच्छे से ट्रेनिंग की। जी आज जब आप देखते हैं, आपने 2016 से बहुत गोल्ड मेडल्स जीते हैं, आप एशियन चैंपियन, कॉमनवेल्थ चैंपियन, अंडर 20 में आपने रिकॉर्ड बनाया था, चैंपियनशिप जीती थी, साउथ एशियन चैंपियनशिप, अब ओलंपिक चैंपियन बन गए हैं। तो आप 5 साल से गोल्डन बॉय रहे हैं इंडिया के एथलेटिक्स के। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज जब आप वापस देखते हैं तो क्या याद आता है अपने सैक्रिफाइस का और अपने फैमिली के सैक्रिफाइस का? क्या मोमेंट याद आता है? क्या सबसे टफ घड़ी रही है? टफ घड़ी तो देखो स्टार्टिंग में ही होती है कि परिवार को इतना पता नहीं था स्पोर्ट्स का, लेकिन वो फिर भी सपोर्ट कर रहे थे मुझे फाइनेंशियल तरीके से, चाहे ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन वो उन्होंने मेंटली हमेशा मुझे फोर्स किया कि कोई बात नहीं, तू बस अपना गेम कर, अपना 100% दे उसमें और अपनी पूरी मेहनत कर, बाकी जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से करेंगे। और यही मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है उतनी बच्चे को मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। तो मेंटली सपोर्ट फैमिली को करना चाहिए। मेंटली सपोर्ट बहुत जरूरी है कि आप बस अपने बच्चों को ये बोलो कि अपना तू पूरी मेहनत कर, बाकी पीछे से हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद और ज्यादा उसमें जोश हो जाता है फिर। जी आखिरी सवाल, आप सिर्फ 23 साल के हैं, आपके पास और भी ओलंपिक्स के मौके हैं और भी चैंपियनशिप्स के मौके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका है,
आपका पर्सनल टारगेट क्या है? आपने 88.06 अपना पर्सनल किया है, पर्सनल टारगेट जी। क्या होगा आपका? कितना डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हैं? देखो, अब मैं काफी वही मैं बता रहा था कि 90 मीटर के काफी क्लोज हूँ, और 90 मीटर एक बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है जेवलिन थ्रो में। तो बिल्कुल सबसे पहला टारगेट वही है। और ज्यादातर मैं वही बोलता हूँ कि मेरा डिस्टेंस से कोई मेरा टारगेट नहीं होता है, और मैं किसी एक कंपटीशन में ऐसा डिस्टेंस का टारगेट लेके नहीं चलता हूँ। कई बार मैं बता दूं कि नहीं, मैं इस कंपटीशन में 90 मीटर प्लस करूंगा, वो कभी भी हो सकती है। मेरा टारगेट इसी साल करने का था, लेकिन अब पता नहीं क्या कुछ हुआ। तैयारी तो मेरी बढ़िया थी, लेकिन हाँ, ये मेरे को लगता है कि 90 मीटर से ज्यादा जरूरी अपने गोल्ड मेडल था, तो ये अपने पास है। जी जी। और मैं बिल्कुल आगे मेहनत करूंगा और 90 मीटर को जल्दी अचीव करने की कोशिश करूंगा। जी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बधाई हो। आप सबका आपका Thank you. इंतजार हो रहा है इंडिया में। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस Thank you. एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप विनिंग गोल्ड्स फॉर इंडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की किश्त आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि योजना की 9वीं किस्त आज जारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के समय पीएम किसान लाभार्थियों से बातचीत करने के साथ साथ देश को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में उफान आने से लोग दहशत में हैं। यूपी के प्रयागराज में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से गंगा और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। दोनों नदियों में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है और लोगों के मकानों में पानी भर गया। एमपी के छतरपुर में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 ऐसे आरोपियों को पकड़ा है जिन्होंने सीबीआई के फर्जी अफसर बनकर डकैती डाली थी। झारखंड के रांची में सोनाहातू से तमाड़ के बीच कांची नदी पर बना पुल एक बार फिर बह गया। पुल बहने की वजह से कई इलाकों का संपर्क आपस में टूट गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी में लगातार कटान जारी है। वहाँ पर इसी कटान में एक स्कूल का एक कमरा ढहकर नदी के पानी में समा गया। तो लगभग 80 घर हमारे यहाँ के कट चुके हैं। ये दूसरी जगह के लिए पलायन कर चुके हैं। देश के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद सैलाब ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों से सैलाब से हुई तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किसी का भी कलेजा कांप उठे। आइए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे कुदरत का क्रोध शहर शहर कहर बनकर लोगों की जिंदगी पर टूट पड़ा है। सैलाब के कहर से सहमे शहर। राजस्थान में बर्बादी की बारिश। मध्य प्रदेश में सैलाब का सितम। दरिया में तब्दील देश की राजधानी। राजस्थान के कोटा में सैलाब ने कोहराम मचा रखा है। यहाँ का सांगोद इलाका पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। कंधे तक भरे पानी के बीच लोग सड़क के बीचों बीच तैरते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ कभी गाड़ियाँ चलती थी, वहाँ अब नाव चल रही है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ दिन रात बचाव कार्यों में जुटी है। सांगोद में सैलाब की ये चुनौती किस कदर बड़ी हो चुकी है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए आसानी से लगाया जा सकता है। इस अतिवृष्टि के कारण किसान और गरीब का बहुत नुकसान हुआ है। मैंने केंद्र और राज्य सरकार से बात की है कि हम किस तरीके से इस आपदा के समय उनके साथ खड़े हो सकते हैं, कैसे उनको तुरंत मदद कर सकते हैं। सरकार भी मदद करेगी, जनसहयोग से मदद करेंगे। आपदा के समय हम उनके साथ खड़े हैं।
और आइए अब आपको उस बांध की रिपोर्ट भी दिखाते हैं जिस बांध की वजह से कोटा शहर का ये हाल हो चुका है। इस वक्त हम कोटा के कोटा बैराज पर खड़े हैं और कोटा बैराज से जो पानी अभी तक डिस्चार्ज हो रहा है वो 2500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अभी एक गेट खुला है, 2 दिन पहले तक यहाँ पर 3 गेट खुले थे। अब डिस्चार्ज कुछ कम हुआ है, लेकिन ये जो पानी का डिस्चार्ज है, जैसे ही कोटा बैराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ता है, यानी कि जो मध्य प्रदेश से जो चंबल नदी आती है उसमें चंबल में उफान के बाद में मध्य प्रदेश के गांधी सागर डैम के गेट जैसे ही खोले जाते हैं, उसके बाद में जवाहर सागर होते हुए यहाँ कोटा बैराज तक पानी पहुँचता। टोंक जिले से आई इन रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों को भी देख लीजिए। एक ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाब को चीरकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पानी के तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है कि अचानक ही लहरों की ताकत के आगे मशीन की ताकत जवाब दे जाती है और ट्रैक्टर संतुलन खोकर सैलाब में समा जाता है। इस दौरान ट्रैक्टर पर सवार सभी चारों लोग पानी की तेज धार में बहने लगे, लेकिन तभी विनोद चौधरी और नटवर मीणा नाम के शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलाब में लोगों की जान बचाने के लिए छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद पानी में डूब रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जैसे आ रहे थे ट्रैक्टर पर के उधर से, तो रास्ते में क्या उनको पानी ज्यादा आने के कारण गिर गया नीचे, तो उनको बचाने के चक्कर में हमने पहले कूद दिया उसमें और 2 बच्चे की जान बचा ली हमने। शिवपुरी के कोलारस थाना इलाके में सिंध नदी अचानक उफान पर आ गई, जिस वजह से टपरिया गांव के सैकड़ों लोग सैलाब में घिर गए। गनीमत इस बात की रही कि एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मिलकर एक बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया, जिस वजह से गांव के 260 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा सका। दरअसल शिवपुरी में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से सिंध नदी ने रौद्र रूप अपना लिया है। गांव वाले सैलाब के इस कहर से इस कदर डरे और सहमे हैं कि नदी की पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई है। सैकड़ों की तादाद में नदी किनारे जमा लोग सैलाब की वापसी की दुआएं मांग रहे हैं। पहाड़ों पर कुदरत की तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ जिले से आई हैं। यहाँ के झाड़पुला इलाके में पहाड़ी रास्ते के किनारे बने एक होटल का बड़ा हिस्सा अचानक धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि एहतियात के चलते होटल को पहले ही खाली करा लिया गया था, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। इस हादसे के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अचानक बढ़े पानी का कहर मवेशियों पर टूट पड़ा। गंगा का पानी कछुआ थाना इलाके के गांव में कई मवेशियों को अपने साथ बहा ले गया। आलम ये हो गया कि भटौली पुल पर खड़े तमाम लोगों के सामने उनके पालतू पशु बहते नजर आए। बावजूद इसके उन्हें बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। देश की राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की दुश्वारियां और बढ़ती चली जा रही है। राजधानी के कई इलाके दरिया में तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। पानी पानी हुई राजधानी की एक तस्वीर ये भी सामने आई, जब बारिश की वजह से अचानक कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गई। राहत की बात ये रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। देश के अलग अलग हिस्सों से आई सैलाब की तस्वीरों के बाद अब ताइवान की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहाँ के काओसियंग सिटी में सैलाब की टक्कर ने एक झटके में इस पुल को ध्वस्त कर दिया। टाइफून लुपिट की वजह से आए सैलाब ने पल भर में यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया। ये तस्वीरें बताती है कि कैसे कुदरत के कहर के आगे हर चीज बेबस हो जाती है। पीएम मोदी आज इतिहास रचेंगे। पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। ये कार्यक्रम आज शाम 5:30 बजे होगा। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले पीएम बन जाएंगे। एक तरफ भारी बारिश और बाढ़ मुसीबत का सबब बनी हुई है, तो दूसरी तरफ अमेरिका, तुर्की और ग्रीस के जंगलों में लगी आग ने कोहराम मचाया हुआ है। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में लगी आग को वहां इतिहास की सबसे भयंकर आग बताया जा रहा है। वहीं तुर्की और ग्रीस में भी
दावानल हजारों जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। खबर तो ये भी है कि जिन जिन इलाकों में ये आग लगी है वहां से हजारों की संख्या में लोग पलायन को मजबूर हैं। अमेरिका के इतिहास की सबसे भयावह आग डिक्सी फायर का उत्तरी कैलिफोर्निया पर कहर। ग्रीस और तुर्की में भी आग का तांडव। हजारों परिवारों पर बेघर होने का खतरा। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के अलावा ग्रीस और तुर्की में आग ने भयावह तबाही मचाई है। डिक्सी फायर ने जहां उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों को अपनी चपेट में ले रखा है, तो वहीं बीते कई दिनों से ग्रीस और तुर्की के अलग अलग इलाकों में लगी वाइल्ड फायर से हजारों परिवारों के सामने बेघर होने का खतरा पैदा हो गया है। उत्तरी कैलिफोर्निया में लगी इस आग को इतिहास की सबसे भयावह आग माना जा रहा है। हजारों हेक्टेयर में फैले इस दावानल ने कुदरत के संसाधनों को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। तेज हवाओं की वजह से आग लगातार प्रचंड रूप लेती जा रही है। आलम यह हो चुका है कि अब तक हजारों घर राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। कैलिफोर्निया के वन एवं सुरक्षा विभाग के मुताबिक डिक्सी फायर शनिवार रात तक 1813 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैल चुकी है। इस पर अब तक महज 21% ही काबू पाया जा सका है। आग की उड़ती लपटों ने स्थानीय लोगों के सामने भयावह मुश्किलें पैदा कर दी हैं। पहले भी इस तरह के अग्नितांडव का शिकार हो चुकी केसिया स्टडबेकर इस बार लगी आग की वजह से बेहद डरी हुई हैं। हमें पता था कि जरूरत के हिसाब से बारिश नहीं हुई है और आग लग सकती है, लेकिन हमने इस तरह की डरावनी आग की कल्पना नहीं की थी। इस आग की वजह से ग्रीन वेले इलाके में भारी तबाही हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि ग्रीन वेले इलाके में 370 से ज्यादा घरों को आग ने अपनी जद में ले लिया है। सिएरा नेवाडा में करीब 14,000 इमारतों पर अग्नितांडव का खतरा मंडरा रहा है, जबकि न्यूयॉर्क सिटी का एक बड़ा हिस्सा इस आग की चपेट में आ चुका है। उधर तुर्की और ग्रीस में भी जंगलों में लगी आग भयावह तबाही का सबब बनी हुई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स दिन रात जुटे हैं। बावजूद इसके गर्म हवाओं वाले मौसम के बीच आग लगातार अपना कहर बरपा रही है। आग के इस भयावह मंजर के बीच सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं, जबकि अभी भी हजारों परिवारों पर आग का खतरा मंडरा रहा है। आग से बर्बाद हुए इलाके को देखकर स्थानीय लोगों के बीच दहशत बनी हुई है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो जाएं तो जाएं कहां। ये एक भयावह त्रासदी है। मुझे वास्तव में डर है कि अब शायद हमारे बच्चे ही इन आग से तबाह हुए इलाकों में चल फिर सकेंगे। जिन्होंने इस आग की वजह से अपना सब कुछ खो दिया है, वो इस वक्त बेहद सदमे में हैं। मेरे बेटे ने घर में रखी टीवी को अपने सामने जलते हुए देखा है। वो अभी भी सदमे से रो रहा है। अमेरिका, तुर्की और ग्रीस में लगी ये आग कब बुझेगी, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल उन लोगों की जिंदगी से जुड़ा है जो लगातार इस भयावह आग के बीच जिंदगी बचाने की जंग में जुटे हुए हैं। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के मामले में एसपी विधायक अबू आजमी और उनके 30 से 35 समर्थकों पर कई अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कल अपने जन्मदिन पर शिवाजी नगर में अबू आजमी ने न सिर्फ कोरोना नियमों का उल्लंघन कर अलग अलग इलाकों में रैली निकाली, बल्कि उनके कार्यकर्ता तलवार लेकर भी घूमते दिखाई दिए। यूपी के गौतमबुद्ध नगर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के पास यूपी के गौतमबुद्ध नगर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये तीनों लोग दिल्ली के रहने वाले थे और मथुरा से दर्शन कर यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3 लोगों की मृत्यु हो गई, एक का इलाज अभी चल रहा है।
मन की आवाज प्रतिज्ञा सीरियल में सज्जन सिंह की भूमिका से मशहूर हुए अभिनेता अनुपम श्याम का रविवार देर रात निधन हो गया। वो 63 साल के थे और उनका मुंबई के एक निजी अस्पताल में किडनी का इलाज चल रहा था। पाकिस्तान के क्वेटा में हुए विस्फोट में 2 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। ये विस्फोट सेरेना होटल के पास हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो ठहरे हुए थे। हालांकि वो सुरक्षित हैं। यूपी के मेरठ में गोली लगने से घायल एक सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सिपाही पर गोली चलाने वाले की तलाश तेज कर दी है। तथ्यता और साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी करी जाएगी। यूपी के औरैया में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां पर एक मंदिर में पानी भर गया। वहीं सीएम योगी आज बाढ़ प्रभावित गांव का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम योगी राहत और बचाव के काम की अफसरों के साथ समीक्षा भी करेंगे। टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। 150 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग 56 इलाकों में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के घर पर छापेमारी की। सूत्रों के हवाले से इस बात का पता चला कि एनआईए का अपने इस मिशन 56 में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश पर बड़ा प्रहार। 50 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी। देश में विदेशी साजिश में शामिल लोगों के घरों पर रेड। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की सबसे बड़ी कार्रवाई। सरहद पर साजिश रचने वालों के खिलाफ एनआईए ने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आतंक के आकाओं पर नकेल कसने के लिए टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 56 अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। गांदरबल, शोपियां, राजौरी, अनंतनाग और बारामूला जैसे इलाकों में की गई इस छापेमारी में एनआईए ने आतंकी साजिश से जुड़े कुछ बेहद अहम सबूत जुटाए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े संगठनों और एनजीओ पर इस छापेमारी अभियान को अंजाम दिया है। सुबह करीब 5 बजे से ही एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने संदिग्ध इलाकों पर अपनी दबिश देनी शुरू कर दी। दरअसल एनआईए की खुद की रिपोर्ट पर कुछ महीने पहले जमात इस्लामी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी केस में कार्रवाई करते हुए एनआईए ने सबसे बड़े छापेमारी अभियान को अंजाम दिया। इस छापेमारी टीम में एनआईए के 5 एसपी और 150 के करीब अधिकारी शामिल थे। इस रेड को किश्तवाड़, डोडा, रामबन, पुलवामा, कुलगाम, बडगाम और श्रीनगर जैसे जिलों में अंजाम दिया गया। एनआईए ने इस मामले से जुड़ा केस 5 फरवरी 2021 को रजिस्टर किया था। जमाते इस्लामी नाम के जिस संगठन से जुड़े लोगों के घरों में छापेमारी की गई, उन पर आरोप है कि ये लोग सरहद के भीतर और बाहर से जकात, मौदा और बैतुल मल के रूप में चंदा इकट्ठा करते थे। इस चंदे को इकट्ठा करने के दौरान बताया जाता था कि इसका इस्तेमाल लोगों के हित में किया जाएगा, लेकिन जांच में ये बात सामने आई थी कि इस फंडिंग का इस्तेमाल न सिर्फ घाटी में हिंसा फैलाने के लिए किया जाता था, बल्कि इस फंड को हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के लिए इकट्ठा किया जाता था। इतना ही नहीं, जमाते इस्लामी संगठन कश्मीर के युवाओं को भड़काकर आतंक की आग में झोंकने का भी काम करता था। यही वजह थी कि साल 2019 में ही जमात इस्लामी नाम के इस संगठन को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर में इस संगठन की गतिविधियां लगातार चलती रही। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी के बड़े जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घाघरा नदी में कटान की वजह से लोग दहशत में हैं। गोंडा में घाघरा नदी की कटान में एक स्कूल का कमरा ढह गया। बताया गया कि अब तक स्कूल के 10 कमरे नदी में समा चुके हैं। वहीं कई जगह लोगों ने सुरक्षित जगह शरण भी ली है।